हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लूसेंट के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव मंडल का अध्ययन। ओके, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है भाई। ये जीके जीएस ना टीचिंग लाइन एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। जितने भी गवर्नमेंटेड जॉब वाले एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जीके जीएस। और लूसेंट का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन शामिल है ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है पारिस्थितिकी जैवमंडल का अध्ययन शास्त्र। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, जीवों यानी ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है। क्या है भाई? जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या फिर जैव मंडल? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव मंडल। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 190 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग अगर फास्ट नहीं करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग फास्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह है। क्या है भाई? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर बायोस्फीयर? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोस्फीयर। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह बायोस्फीयर है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोलॉजी शब्द देने वाले थे। इकोलॉजी शब्द किसने दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। ई हेकल, ओडम, रीटर या मिश्रा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हेकल। ठीक है, इकोलॉजी शब्द हेकल ने दिया है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, इकोलॉजी को जिसने पहली बार परिभाषित किया वह है। इकोलॉजी को सबसे पहले किसने परिभाषित किया भाई? हेकल ने, पी ओडम ने, हेरोडोट्स ने, कार्ल मार्क्स ने? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, हेकल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का जनक यानी फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई, हेकल को। ठीक है, हेकल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? हेकल को कहते हैं। देखिए, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक यानी द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की संज्ञा जिसे दी जाती है वह है। कौन है भाई? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 भाई, बताइए। हेकल, पी ओडम, हेरोडोट्स या फिर हीगेल? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडम को। ठीक है, ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ इकोलॉजी हेकल को कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जूम करें भाई, थोड़ा क्वेश्चन जूम करें। देखिए, अब ठीक है, किसे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक यानी
द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में सम्मान किया जाता है। किसे सम्मान किया जाता है भाई? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रामदेव मिश्र को। ठीक है, रामदेव मिश्र को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के सम्मान इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई, या फिर ऐसे कह सकते हैं, रामदेव मिश्र को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में सम्मान किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक व पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह है क्या है भाई? जियोलॉजी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, इकोलॉजी। ठीक है, जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है भाई? जीव और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीव और पर्यावरण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, इसीलिए सोच रहे हैं कि क्या ही वेट करें आंसर का। ठीक है, और वो भी रिकॉर्डेड क्लास है। आप लोग कमेंट करके बताया करिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, हम देखते हैं आप लोगों का कमेंट। ओके, तो देखिए, पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई है क्या भाई? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ऑर्गेनिज्म है भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विशिष्ट जीवित प्राणी यानी एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? आर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन या कम्युनिटी? देखिए, सब इंग्लिश के वर्ड हैं लेकिन हिंदी में लिखे हुए हैं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक विशिष्ट जीवित प्राणी को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है क्या है भाई? गुलाब है, हाथी है, गुलाबों की आबादी, हाथियों की आबादी, पर्वत पठार या समस्त पठार? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, गुलाब और हाथी। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। आगे देखिए, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी इस वीडियो में शामिल है भाई, और जितने भी क्वेश्चन है ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, PCS, IAS, RRB, BPSC, सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई, सभी के सभी। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े यानी असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है, पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े को कहा जाता है। बताइए, क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। ठीक है, एक ही समान के जीवों के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मनुष्यों का एक समूह है उसे पॉपुलेशन कहेंगे। मतलब एक ही समान रूप, क्या ही बताएं, एक ही प्रकार के जीवों का समूह। ठीक है, एक ही प्रकार के जीवों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे बकरियों का समूह, ढेर सारी बकरियों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है, ढेर सारे मनुष्यों का समूह पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी क्षेत्र में जीवों की सभी आबादियों के जमावड़े
को कहते हैं? रिपीट हो गया क्या भाई क्वेश्चन? पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। नहीं भाई, क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ और क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, किसी क्षेत्र में जीवों की सभी आबादियों कह दिया ना, अगर एक आबादी कहता तो पॉपुलेशन होता, ठीक है। जीवों के एक ही प्रकार के आबादी को पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है किसी क्षेत्र में जीवों की सभी आबादियों के जमावड़े, यानी जमावड़े बोले तो समूह, ठीक है। सभी प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाता है? तो उसे कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उन्हें कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को डॉट 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 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इकोलॉजी में कम्युनिटी को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। इकोलॉजी में कम्युनिटी को बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, यानी फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, जैविक समुदाय, ठीक है, जैविक समुदाय यानी बायोलॉजिकल कम्युनिटी एवं भौतिक पर्यावरण मिलकर डॉट 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 का निर्माण करते हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी और फिजिकल इन्वायरमेंट आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं भाई? इकोलॉजी का, साइकोलॉजी का, जियोलॉजी का या फिर इकोसिस्टम का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इकोसिस्टम का, ठीक है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी और फिजिकल इन्वायरमेंट आपस में मिल करके इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं भाई, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय श्रेणी यानी इकोलॉजिकल हियरार्ची का सही क्रम नहीं है? बताइए भाई, सही क्रम कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 है। इकोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको याद रखिएगा भाई, एक पारिस्थितिकी श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है, यही सही क्रम नहीं है, बाकी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल या जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय संगठन का सही क्रम है? अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल या जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय संगठन का सही क्रम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, ओके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलीय जीवों यानी इक्वाटिक बायोम के लोटिक प्रकार का अर्थ है। जलीय जीवों या इक्वाटिक बायोम के लोटिक प्रकार का अर्थ है क्या है भाई? लोटिक, लोटिक प्रकार का अर्थ क्या है? बहती हुई जलराशि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई, बहती हुई जलराशि, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जलीय जीवों के
लेंटिक प्रकार का आशय है। जलीय जीवों यानी जलीय बायोम के लेंटिक प्रकार का आशय है। क्या है भाई? बहती हुई जलराशि, ठहरी हुई जलराशि, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठहरी हुई जलराशि। ठीक है, लेंटिक, लेंटिक का अर्थ होता है ठहरी हुई जलराशि, और लोटिक का मतलब होता है बहती हुई जलराशि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए लोटिक, ठीक है, लोटिक बराबर बहता जल। ठीक है, बहता जल, बहता जल। और लेंटिक, ठीक है, लेंटिक, लेंटिक बराबर ठहरा हुआ जल, ठहरा जल। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या भाई? लोटिक दलदल है, तालाब है, नदी है, या फिर धंसाऊ क्षेत्र, मार्सी एरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी सही है, नदी। ठीक है, लोटिक, अभी देखिए यहाँ पर बताया है ना, लोटिक का मतलब बहता हुआ, बहता हुआ जल, नदी से ही बहता है जल ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक जलीय बायोम या जीवोम का उदाहरण नहीं है? महासागर, सागर, नदी, दलदल। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, दलदल। दलदल जो है लेंटिक, ठीक है, लेंटिक का उदाहरण है भाई, क्योंकि ठहरा हुआ जल लेंटिक कहलाता है। ठीक है, लोटिक जो जल बहता रहता है उसे लोटिक जल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए लेंटिक, ठीक है, लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है भाई? महासागर, सागर, नदी, या तालाब। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। लेंटिक, लेंटिक इकोलॉजी इकोसिस्टम का क्या उदाहरण है भाई इसमें से? क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तालाब। ठीक है, देखिए तालाब में जल ठहरा होता है ना, रुका हुआ होता है जल। तो लेंटिक, लेंटिक शब्द का आशय है जो जल ठहरा हुआ है या रुका हुआ है। तो तालाब में जल ठहरा होता है या रुका होता है, बाकी नदी में, सागर में, महासागर में बहता रहता है जल। ठीक है, महासागर, सागर और नदी जो है लोटिक, लोटिक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर समुदाय के लेंटिक आवास, लेंटिक हैबिटेट का उदाहरण है। लेंटिक तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, इनमें से सभी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तालाब एवं दलदल। ठीक है, लोटिक, लेंटिक, लेंटिक मतलब, लेंटिक शब्द का आशय है जो जल ठहरा हुआ है। तालाब में जल ठहरा होता है भाई, रुका होता है, और दलदल में भी जो है पानी रुका ही होता है, बहता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई है? बताइए कौन पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई है भाई? इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, या फिर इकोस्फीयर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इकोस्फीयर। ठीक है,
इकोस्फीयर पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई है। ओके, आगे देखते हैं। कौन सा शब्द इकोस्फीयर का समानार्थी नहीं है? समानार्थी भाई, कौन सा शब्द इकोस्फीयर का समानार्थी है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, बायोस्फीयर। ठीक है, इकोस्फीयर का समानार्थी शब्द बायोस्फीयर है। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वी पर अधिक, सर्वाधिक, ठीक, बृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन है भाई? स्थल मंडल, जल मंडल, जीवोम या फिर जैवमंडल? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28 है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैवमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? स्व पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है भाई? विशिष्ट जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुदाय पारिस्थितिकी यानी सिन इकोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए किसका अध्ययन है भाई? सिन इकोलॉजी जीव समुदायों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पार्थिव पारिस्थितिकी यानी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का उदाहरण नहीं है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का उदाहरण नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी। एक टेरेस्ट्रियल का उदाहरण नहीं है। बाकी और वन पारिस्थितिकी, घास स्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के उदाहरण है। आगे देखते हैं। देखिए, इक्वाटिक इकोलॉजी का उदाहरण है, यानी जलीय इकोलॉजी का उदाहरण क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 है, आसान सवाल है भाई। डी, समुद्री पारिस्थितिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम के दो फैक्टर कौन से हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम के दो फैक्टर कौन से भाई? क्वेश्चन नंबर 33 है, जैविक एवं अजैविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में कहा जाता है। इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में क्या कहा जाता है भाई? जल्दी बताइए। परितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में इकोसिस्टम कहते हैं भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा भाई? जल्दी बताइए। देखिए, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी कारकों के अजैव कारकों में शामिल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी कारकों के अजैव कारकों में शामिल है? बताइए। पादप, जीव, सूक्ष्म जीव या प्रकाश? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी कारकों के अजैव कारकों में शामिल नहीं है। फिर से सुन लीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी कारकों के अजैव कारकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 भाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पादप। ठीक है, पादप जो है वह एक पारिस्थितिकी कारकों के अजैव कारकों में शामिल नहीं है, और बाकी सब जो है प्रकाश, आर्द्र, पवन, ये सब अजैविक कारक हैं भाई। ठीक है, लेकिन पादप जो है एक जैविक कारक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कारकों के अजैव अवयवों का उदाहरण है। बताइए भाई, कौन सा उदाहरण है? अजैव अवयव के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु। ठीक है, और बाकी सब जो है जैविक उदाहरण है। वनस्पति, जंतु और पेड़ ये सब जैविक के उदाहरण है, वायु अजैव है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय कारकों के जैव कारकों का एक उदाहरण है। पारिस्थितिकी कारकों के जैव कारकों का एक उदाहरण है। जैव कारकों का एक उदाहरण कौन सा भाई? शैवाल। शैवाल जो है बायोटिक कंपोनेंट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे का लाभ उठाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे का लाभ उठाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 है, सिम्बायोसिस। ठीक है, देखिए भाई, सिम्बायोसिस हिंदी में लिखा हुआ है जबकि ये अंग्रेजी वर्ड है, सिम्बायोसिस। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सिम्बायोसिस संबंध का उदाहरण है। सिम्बायोसिस संबंध का उदाहरण है क्या है भाई? कवक और शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं, शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर ... एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है तो पैरासिटिज्म कहलाता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पैरासिटिज्म संबंध का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? किस संबंध का उदाहरण है बताइए? पैरासिटिज्म शैवाल, कवक, कोयल, कौवा, घास, टिड्डा या छोटी मछली, बड़ी मछली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयल और कौवा। ठीक है, पैरासिटिज्म का संबंध कोयल और कौवा का उदाहरण है। ठीक है, कोयल जो होती है ना, कौवे के समान होती है भाई, और कोयल कभी अपने घोंसले नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा सोचता है कि हमारा ये अंडा है, तो कौवा अपना अंडा समझकर कोयल के अंडे को सेता है
और उससे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो यह जो है एक पैरासिटिज्म का उदाहरण है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवे अपने अंडे समझकर उसको सेते हैं और से करके उससे बच्चे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए देखिए भाई, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है पर दूसरे जीव को लाभ ना होता है और ना ही हानि होता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 है, कमेंसलिज्म कहलाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि भी मतलब हानि नहीं होती, ना तो उसको लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो ऐसी प्रक्रिया को कमेंसलिज्म कहते हैं। आप लोग समझ गए कि नहीं? देखिए, दो ऐसे जीव जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ऐसे संबंध को क्या है भाई? कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमेंसलिज्म, देखिए कमेंसलिज्म संबंध का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है भाई इसमें? कमेंसलिज्म संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अलगी और फंजाई जो है कमेंसलिज्म एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और बाकी सभी ऑप्शन रेमोरा शार्क, हेरोन कैटल, ट्री फ्रॉग प्लांट, ये सब जो है कमेंसलिज्म के उदाहरण हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है, अर्थात एक जीव को जीवनदायी पोषण मिलता है और दूसरा जीव अपनी जान खो बैठता है, कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रेडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेडेशन का संबंध उदाहरण है, प्रेडेशन का संबंध उदाहरण है क्या है भाई? जल्दी बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है, घास और टिड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, प्रेडेशन का संबंध घास और टिड्डे से है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, छोटी मछली बड़ी मछली का संबंध निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है? छोटी मछली और बड़ी मछली का संबंध इनमें से किस संबंध को दर्शाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रेडेशन को दर्शाता है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शिकार और शिकारी का संबंध है? शिकार और शिकारी का संबंध है भाई, बताइए किसमें? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें भाई? क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर डी सही है, छोटी मछली और बड़ी मछली। ठीक है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य भोजनम अर्थात जीव जीव का भोजन है का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? बताइए भाई, जीव जीव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही है, हिरण और शेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक सजीव दूसरे निर्जीव से भोजन प्राप्त करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक सजीव
दूसरे निर्जीव से भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है भाई? सेप्रोफाइटिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट नहीं है? बैक्टीरिया, फंजाई, मशरूम, ग्रासहॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रासहॉपर, टिड्डा नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? बताइए भाई, किसने किया? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 55 है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्नीज नेस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 56। इकोटोन कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। आगे देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमिका को क्या कहते हैं? बताइए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 57 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, पारिस्थितिकी पद या छाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप इकाई हैं, क्या भाई? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप इकाई क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भूमंडलीय हेक्टेयर यानी ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है, किसको मापा जाता है भाई? ऊष्मा को, आर्द्रता को, या फिर वायुगत को, या फिर पारिस्थितिकी पदछाप को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी पदछाप को। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, देखिए, पारिस्थितिकीय छाप पदछाप के संदर्भ में घा का पूर्ण रूप है, क्या भाई? घा का पूर्ण रूप क्या है? GHA का पूर्ण रूप क्या भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, GHA का पूर्ण रूप है ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पढ़ रहे हैं भाई,
किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल कहलाता है। किसी जीव का नैसर्गिक वास स्थल क्या कहलाता है भाई? हैबिटेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, नीचे नीचे हम लोग अंग्रेजी में नीचे बोलते हैं, नीचे की संकल्पना प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? इकोलॉजिकल नीचे की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रीनेल। ठीक है, ग्रीनेल ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकी में नीचे का आशय है, इकोलॉजी में नीचे का आशय क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 63, समुदाय या परितंत्र में जीव का अपना स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इकोलॉजिकल नीचे में नीचे का आशय है जीव, समुदाय या परितंत्र में जीवों का अपना स्थान। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ओवरशूट, ओवरशूट का मतलब है क्या है भाई? ओवरशूट का मतलब बताइए, जल्दी बताइए भाई, क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 64 भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, संसाधन का अति उपभोग या दोहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओवरशूट का मतलब है कि संसाधन का अति उपयोग या दोहन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के, ठीक, किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों का क्रमिक अनुपरिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बताइए क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादपों जंतुओं के समुदायों का क्रमिक अनुपरिवर्तन को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी अनुकरण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए जाने जाते हैं? कौन? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्लेमेंट्स। ठीक, क्लेमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्था यानी प्रोसेस का सही क्रम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्षेत्र जहां पहले से किसी जैव समुदाय का अस्तित्व ना रहा हो और पहल ही उस क्षेत्र में जैव समुदाय अस्तित्व में आया हो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जल्दी बताइए क्या कहलाता है? 68, जल्दी बताइए। प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण, ऐसा क्षेत्र जहां पहले से ही किसी जैव समुदाय का अस्तित्व ना रहा हो और पहल ही उस क्षेत्र में जैव समुदाय का अस्तित्व में आया हो तो कहलाता है प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है,
वैसे अनुक्रमण या फिर वैसे सक्सेशन को क्या कहते हैं जो प्राथमिक अनुक्रमण क्षेत्र में उपस्थित जैव समुदाय के प्राकृतिक या मानवीय कारणों से नष्ट हो जाने पर जैव समुदाय पुनर्विकसित हुआ हो। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 69 द्वितीय अनुक्रमण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे अनुक्रमण को क्या कहते हैं जो प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक अनुक्रमण क्षेत्र में उपस्थित जैव समुदाय के प्राकृतिक या मानवीय कारणों से नष्ट हो जाने पर जैव समुदाय पुनर्विकसित हुआ हो, वह द्वितीय अनुक्रमण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के वनस्पतियों के समूल विनाश वन की आग द्वारा हो गई हो, तब वहां पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? बताइए भाई, पादप, प्लवक, क्रस्टोज लाइकेन, घास या फिर मॉस? बताइए। मॉस है भाई, मॉस लिखा है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी सही है, घास। ठीक है, एक वनस्पति क्षेत्र के समूल विनाश वन की आग द्वारा हो जाती है तो सबसे पहले वहां अनुक्रमण प्रारंभ करता है घास। ठीक, घास का समुदाय प्रकट होता है वहां पर पहले। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सीयर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है सीयर कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया भाई? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या फिर रेटजन द्वारा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर बी सही है, बेनेट द्वारा। ठीक है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है इकोलॉजिक सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल तंत्र। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन है भाई? बायोम है, जलमंडल है, स्थल मंडल है या फिर जैवमंडल? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैवमंडल है। ठीक है, पृथ्वी का ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। ठीक है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल कहलाता है। ओके, देखिए, जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है? जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है भाई? बताइए, कितने क्षेत्र में विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के 20 से 30 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है या फैला हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स होता है। क्या होता है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सौर ऊर्जा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है। सौर ऊर्जा का मात्र छोटा सा अंश पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक भाई, सही है। सौर ऊर्जा का मात्र छोटा सा ही अंश पृथ्वी पर पहुंचता है, बिल्कुल सही है। यह अल्पांश सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त है। ये भी सही है, बिल्कुल सही भाई। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दोनों जो है आपस में संबंधित है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 77 सौर ऊर्जा है भाई, सौर ऊर्जा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए विभिन्न रूपों में संरक्षित सौर ऊर्जा का उदाहरण है। विभिन्न रूपों में संरक्षित सौर ऊर्जा का उदाहरण है, क्या है भाई? गेहूं के खेत, पशु के रेवड़, या फिर आदमियों का समूह, या इनमें से सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा ऑप्शन सही है भाई? 78 ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। ठीक, इनमें सभी विभिन्न रूपों से संरक्षित और ऊर्जा का सौर ऊर्जा का उदाहरण है गेहूं के खेत, पशुओं के रेवड़, आदमियों का समूह, ये सभी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 79। देखिए क्वेश्चन है 79। जैव मंडल पृथ्वी की अपेक्षा पतली परत है। ठीक है भाई, पतली परत है, पर इस पतली परत का हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। बिल्कुल सही भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए संबंध स्थापित कर रहा है ना, पतली परत इसमें भी, पतली परत इसमें भी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कथन है क्वेश्चन नंबर 80 भाई। जैव मंडल के बिना इंसानी जिंदगी की कल्पना करना असंभव है। ठीक है, जैव मंडल के बिना इंसानी जिंदगी का कल्पना करना असंभव है। ठीक है, कारण है जैव मंडल रोटी, कपड़ा, मकान आदि हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल पूरा करती है भाई, सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र को, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को संक्षेप में क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर डी सही है, इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की कल्पना को प्रस्तावित करना या प्रस्तावित किया था, किसने किया था भाई? इकोलॉजिकल सिस्टम की कॉन्सेप्ट को किसने प्रस्तावित किया था? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 टैंसले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टैंसले ने इकोलॉजिकल सिस्टम की कॉन्सेप्ट को प्रस्तावित किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं भी। देखिए परितंत्र यानी इकोसिस्टम के प्रकार हैं।
कौन कौन है भाई? प्राकृतिक है, कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और दोनों सही है भाई। परितंत्र यानी इकोसिस्टम के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक परितंत्र यानी नेचुरल ऑब्लिक नॉन कल्टीवेटेड इकोसिस्टम का उदाहरण है। प्राकृतिक परितंत्र को नॉन कल्टीवेटेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, कौन है भाई? टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, या फिर ए और बी दोनों सही है? ना तो ए ना तो बी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 84, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, प्राकृतिक यानी नॉन कल्टीवेटेड इकोसिस्टम का उदाहरण टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों सही है भाई। देखिए, एक टेरेस्ट्रियल जो है ना इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में लिखा गया, और इक्वाटिक मतलब जलीय होता है। देखिए, अंग्रेजी वर्ड भी हिंदी में लिखा गया है इक्वाटिक। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध है किससे है भाई? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध किससे है? थल से है, जल से है, वायु से है, या फिर गैस से है? बताइए किस से है भाई? क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर बी सही है, जल से है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध जल से है। एट्टी फाइव का जल से नहीं भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध, टेरेस्ट्रियल है ना तो थल से होगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का संबंध थल से है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सही है भाई क्वेश्चन नंबर 85 में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इक्वाटिक इकोसिस्टम का संबंध है किससे भाई? जल से है इक्वाटिक इकोसिस्टम का संबंध। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। इक्वाटिक मतलब जलीय, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? स्थलीय, जंगल, घास भूमि, रेगिस्तान, धान का खेती। बताइए भाई इनमें से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी परितंत्र का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, धान की खेती। धान की खेती भाई प्राकृतिक स्थलीय नहीं, परितंत्र नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, यानी कृत्रिम है, बनाया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है? बताइए। समुद्र, ज्वारन ज्वारन क्या है भाई ज्वारनद मुख, या फिर झील, या फिर पार्क। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 88 है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, पार्क। पार्क जो है ये तो स्थलीय है ना, जलीय नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, घास का स्थल, आम का बाग, इकोवेरियम। बताइए भाई इनमें से कौन सा परितंत्र यानी इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 89, घास का स्थल। घास का स्थल जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है या फिर कृत्रिम परितंत्र है? इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? बताइए भाई इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 90, बताइए।
खेत खेत जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि खेत मनुष्यों द्वारा बनाया गया है भाई। वन, तालाब, ये सब जो है कृत्रिम है, नेचुरल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 91, धान की खेती, ठीक है, धान की खेती आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइए भाई। झील को, वन को, पार्क को, तालाब को, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पार्क को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र भाई, बताइए, जल्दी बताइए। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर समुद्रिक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रिक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा भाई? समुद्र, वन, घास के मैदान, पर्वत, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर ए सही है, समुद्र। ओके, समुद्र एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरी महासागर, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय, बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 भाई, क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सागरी यानी महासागर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 96, यह एक बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम होता है। नहीं भाई, क्लोज सिस्टम नहीं होता, ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा भाई। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई में समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह एक कार्यशील इकाई, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता, ये भी सही है, ठीक है। और यह एक बंद तंत्र है और होता है, ये नहीं सही है भाई। ओपन ओपन होता, ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन गलत पूछा है, नहीं पूछा है ना भाई, यहाँ पर देखिए, तो नहीं का आंसर नहीं ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, डी वाला नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। आगे देखते हैं। देखिए, हम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए भाई इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जल्दी बताइए। फसल परितंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव निर्मित है, और बाकी सब नेचुरल है भाई। वन परितंत्र, घास का परितंत्र, अलवणीय परितंत्र, ये सब नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, कैसा होता है भाई? अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, कैसा होता है? कृत्रिम परितंत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित परितंत्र नहीं है, बताइए। खेत, बगीचा, तरणताल, वन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? एक मिनट,
बताइए क्वेश्चन नंबर 99, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, वन। ठीक है, वन जो है मानव निर्मित परतंत्र नहीं भाई, और बाकी खेत बगीचा तरणताल ये सब मानव निर्मित है। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं भाई, किसी परितंत्र में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैविक अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का काम करता है, कौन करता है भाई बिचौलिया का काम, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक जो है बिचौलिया का काम करता है। बायोटिक एंड एबायोटिक घटकों के बिचौलिया का काम उत्पादक करता है, यानी प्रोड्यूसर करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परितंत्र में अजैव पदार्थ जैव पदार्थ में और जैव पदार्थ अजैव पदार्थ में, ठीक है, अजैव पदार्थ में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, बायोकेमिकल साइकिल। ठीक है, यह प्रक्रिया बायोकेमिकल साइकिल कहलाती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परितंत्र के जैविक घटक हैं उत्पादक उपभोक्ता दोनों भाई, परितंत्र के जैविक घटक उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों हैं। आगे देखते हैं, देखिए परितंत्र का जैविक संगठक उत्पादक होता है, कौन होता है भाई, जैविक संगठक उत्पादक कौन होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 भाई, स्वपोषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है भाई, प्राथमिक उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पादप। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, हरे पौधे उत्पादक घटक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं वह है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई, विश्लेषण लिखा है यहाँ पर भाई, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 का ए हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, हरे पौधे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, हरे पौधे के किस भाग में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, पत्तियों में होती है भाई, हरे पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 109 का ए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे उन्मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 110 का। आगे देखते हैं, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जीव जंतु मर जाएंगे, बताइए। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जीव जंतु मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
हरे पौधे के हरे पत्ते में मौजूद हरित वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संभव बनाता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरे पौधे में हरे पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल। देखिए बोल ही दिए भाई। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, पौधों के हरी पत्तियों में जो पिगमेंट पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 है, समुद्री जगत में पाया जाने वाला प्राथमिक उत्पादक जो सौर ऊर्जा का प्रयोग कर अपना भोजन बनाता है, बताइए भाई। फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय बायोफाइट बायो, यार क्या बताएं, बायो लिखा है, ब्रायो लिखा होता है तो ठीक रहता है, बायोफाइट्स। बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं भाई। आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है? बताइए भाई, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 है, 1 से 10%। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 1 से 10% भाग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी परितंत्र में वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या फिर डिकम्पोजर, या सप्रोफाइटिक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, 116, कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंज्यूमर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा जूम करें भाई। देखिए, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना ह्रास होता है भाई? 20%, 40%, 80%, 90%? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 90% ह्रास होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, कैसे होते भाई? खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कैसे होते हैं? बताइए। शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी, पादप, प्रकाश संश्लेषी पादप? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश संश्लेषी पादप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर डी सही है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जीव जो सिर्फ पौधे पर जीवित रहते हैं कहलाते हैं, वह जीव जो सिर्फ पौधे पर जीवित रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? शाकाहारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर है कौन है भाई? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, मृतोपजीवी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 120 है भाई। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाकाहारी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी यानी हर्बीवोर का उदाहरण है? कौन है भाई? इनमें से कौन सा हर्बीवोर का उदाहरण है, शाकाहारी का उदाहरण है? गाय भाई,
गाय जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, गाय शाकाहारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 122 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन नंबर डी पादप। ठीक है, पादप जो है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, या प्राइमरी प्रोड्यूसर का उदाहरण है भाई। ठीक है, उत्पादक है, उपभोक्ता नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चुनिए भाई सही उत्तर। प्राथमिक उपभोक्ता चुनना है। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 123 है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और दूसरा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ओके, आगे देखते हैं। जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। वह जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 124 है, द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मांसाहारी जीव यानी कार्निवोर निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए भाई, मांसाहारी जीव यानी कार्निवोर किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 125, जल्दी बताइए भाई। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वितीयक उपभोक्ता। मांसाहारी जीव जो है द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कीड़ा खाने वाला मेढक, चूहा खाने वाली बिल्ली एवं हिरण खाने वाले लोमड़ी किसका उदाहरण है भाई? द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। ओके, देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो आप लोग जान ही गए, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी यानी ओमनिवोर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक ओमनिवोर का उदाहरण नहीं है भाई? बताइए। काकरोच, रैट, पिग, प्लांट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 127, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्लांट। ठीक है, प्लांट जो है सर्वाहारी नहीं होता भाई, प्लांट मांस नहीं खाता। ठीक है, और बाकी सब जो है काकरोच, रैट, पिग, ये सब जो है ओमनिवोर सर्वाहारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी वर्ग का प्राणी नहीं है? हरे पादप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 128 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य है सिर्फ शाकाहारी, सिर्फ मांसाहारी, सर्वाहारी या मृतोपजीवी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है भाई? एक उत्पादक है, या फिर केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, या फिर केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 130, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, खाद्य श्रृंखला में मानव जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई एक मिनट, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, अभी थोड़ा सा कम करे भाई। अब देखिए, जब मानव बड़ी मछली यानी जो छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली जो शैवाल को खाती है को खाता है तो वह होता है, क्या होता है भाई? मानो जब बड़ी मछली को खाता है तो वह क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 132 है, जल्दी बताइए भाई। तृतीयक उपभोक्ता। ओके, जब मानव बड़ी मछली को खाता है तो वह तृतीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खाती है। अब छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है तो बड़ी मछली को मनुष्य खा रहा है, तो मनुष्य जो है तृतीयक उपभोक्ता हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, वह उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता पर जिंदा रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता है कौन भाई? प्राथमिक खरगोश, प्राथमिक मांसाहारी, मेढक, द्वितीयक मांसाहारी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 134, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीयक मांसाहारी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च मांसाहारी यानी टॉप कार्निवोर्स उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? उच्च मांसाहारी टॉप कार्निवोर्स उपभोक्ता के किस श्रेणी में आते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 135 है भाई। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक उपभोक्ता के वर्ग का है? हरे पादप, टिड्डा, गाय, बाघ, बताइए। बाघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाघ जो है तृतीयक उपभोक्ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 136 का आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का वह वर्ग जो मृत पादपों एवं जंतुओं पर जीवित रहता है कहलाता है। उपभोक्ता का वह वर्ग जो मृत पादपों एवं जंतुओं पर जीवित रहता है क्या कहलाता है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर डी सही है। उपभोक्ता का वह वर्ग जो मृत पादपों एवं जंतुओं पर जीवित रहता है उसे क्वार्टनरी कंज्यूमर कहते हैं भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता जो मृत पादपों एवं जंतुओं पर आश्रित होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, माइक्रो कंज्यूमर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम पायदान पर होते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम पायदान पर क्या होते हैं भाई? उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है या फिर अपघटक होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अपघटक। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम पायदान पर अपघटक होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अपघटक यानी डिकम्पोजर या मृतपोषी जिसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है, किस पर जीवित रहते हैं?
बताइए किस पर जीवित रहते हैं भाई? सेप्रोफाइट किस पर जीवित रहते हैं? हरे पौधे पर, पौधे एवं जंतुओं पर, या फिर जीवित पौधे एवं जंतुओं पर, या पृथ्वी पृथ्वी बोल रहे हैं भाई, मृत पौधे एवं जंतुओं पर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 140 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, मृत पौधे एवं जंतुओं पर। ठीक है, डिकम्पोजर जो होते हैं मृत पौधे और जंतुओं पर जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादपों एवं जंतुओं के मलबे पर जीवित नहीं रहता? इनमें से कौन सा जंतु एवं पादप, पादप जो होते हैं मलबे पर जीवित नहीं रहते, जंतु के मलबे पर जीवित नहीं रहते हैं, ऐसा कौन सा पादप है भाई? जीवाणु है, फफूंद है, दीमक है, या फिर गाय? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 141 है, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, गाय। ठीक है, गाय पादपों एवं जंतुओं के मलबे पर जीवित नहीं रहता भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पौधे और जंतुओं के मलबे, ठीक है, मलबों को खोखल खाने वाले भाई, जिसे हम लोग मलबे खाने वाले को क्या कहते हैं? डेट्रिटस फीडर कहते हैं। ठीक है, वर्ग का सदस्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा डेट्री फीडर या फिर डेट्रीबोर का सदस्य नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 142 है, मैग्रोट, एंट, अर्थवर्म, शेर। शेर नहीं है भाई, शेर मलबे नहीं खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जोंक, जिसे अर्थवर्म, कनखजूरा यानी मिलीपीड्स, के क्रेफिश क्रेफिश आदि खाद्य श्रृंखला के जिस वर्ग का सदस्य हैं वह है, क्या है भाई? प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, या फिर डेट्रीवोर है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 143, जल्दी बताइए भाई। डेट्रीवोर्स भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं या कहलाता है? बताइए किस प्रकार के जीव? विषाणु, कवक, जीवाणु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 144 भाई, कवक और जीवाणु। ठीक है, वायरस तो निर्जीव होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फफूंद, दीमक, जोंक आदि सिर्फ अपघटक हैं, सिर्फ उत्पादक हैं, अपघटक और उत्पादक दोनों हैं, या फिर ना तो अपघटक है ना ही उत्पादक है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 145 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 145 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, अपघटक। ठीक है, अपघटक और उत्पादक दोनों सही है भाई। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फफूंद, जीव, दीमक, जोंक आदि। ठीक है, जीवाणु, फफूंद, दीमक, जोंक आदि जो है अपघटक और उत्पादक दोनों है। इनमें से देखिए अपघटक है बैक्टीरिया और फफूंद अपघटक है। ठीक है, इनमें सभी मिक्सिंग है भाई। फफूंद जो उत्पादक के रूप में भी काम करता है क्योंकि एल्कोहल बनाता है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्रकार है, क्या है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 146 भाई, अपघटक। ठीक है,
उच्चतम पोषण स्तर प्रकार अपघटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि अपघटकों को जैवमंडल से हटा दिया जाए तो क्या होगा। एक प्रश्न उठता है कि अगर अपघटक यानी डीकम्पोजर को जैवमंडल से हटा दिया जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई, सोच समझ कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी होंगे भाई, क्योंकि देखिए हमें सारे क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, और हम सोचते हैं जितने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे उतना ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो ऑप्शन पढ़ने लायक होता है, जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता उसे पढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ये पढ़ने लायक है भाई। देखिए हालांकि बड़े बड़े ऑप्शन हैं, लेकिन जानकारी के लिए इन्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो इनमें एक क्वेश्चन में करीब 3-4 क्वेश्चन जो है शामिल है। मतलब कि एक क्वेश्चन आप पढ़कर ऑप्शन लगाओगे, उसमें से आपका 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार होगा। ठीक है, देखिए धरती पर पादपों व जंतुओं के मलबे का ढेर लग जाएगा। ठीक है, सही बात है भाई। अगर डिकम्पोजर को हटा दिया जाए, अपघटक को हटा दिया जाए, तो जंतु और मलबे के ढेर लग जाएंगे, क्योंकि जीव जो है डिकम्पोज नहीं करेंगे उसे, वो मलबे जैसे के तैसे पड़े रहेंगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और जिंदगी थम जाएगी, क्योंकि जिंदगी को चलाने वाले पोषण तत्व मृत जीवों के शरीर में भी मृत जीवों के शरीर में ही पड़ा रह जाएगा। ये भी सही है भाई। जो जीव मर जाएगा उसका जीव सड़ेगा गलेगा है नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा, तो पोषक तत्व तो कैसे मिट्टी में मिलेगा और कैसे नया जीवन तैयार होगा या नया जीवन प्रारंभ होगा। ठीक है, ये भी सही है। और खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, सही है। नतीजतन जीवों का विनाश हो जाएगा, ये भी सही है भाई। सभी के सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, बताइए भाई कौन सी श्रृंखला सही है। क्वेश्चन नंबर 148 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ईपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ईपीफाइट्स दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं, दूसरे पौधे पर उगते ही हैं भाई। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149 भाई, यांत्रिक मदद होती हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यांत्रिक मदद। ठीक है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट होता है। उगते तो खुद के दम पर है भाई, लेकिन दूसरे प्लांट को पकड़ कर चढ़ते हैं, यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, एपीफाइट्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं भाई इसको। देखिए हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं किसे, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 150 है भाई। हाइड्रोफाइट्स एक जलीय पौधे को कहते हैं। ठीक है, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद यानी जीरोफाइटिक है। सरसों, अमरबेल, नीम, करीर। बताइए मरुद्भिद कौन सा भाई। क्वेश्चन नंबर 151, जल्दी बताइए। करीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेगिस्तान यानी मरुस्थल में पैदा होने वाले पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। मरुस्थल में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। जीरोफाइट। ठीक है, मरुस्थल में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लवणीय क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं भाई। 154 का डी है। ठीक है, हेलोफाइट्स लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट पादप का उदाहरण है बबूल, पीपल, नीम, मैनग्रोव। बताइए मैनग्रोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं वो लवणीय पादप होते हैं, लवणीय जल में उगते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? 156 लवणोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहते हैं, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 57 का क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी सही है, हेलोफाइट्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, रिपीट हो गया क्या भाई क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 158 पत्थर पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? पत्थर पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? 58 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 58 लिथोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिथोफाइट। आगे देखते हैं। देखिए, मानव सहित सभी जीव को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है भाई। भोजन से प्राप्त ऊर्जा से जीव अपना विकास, पोषण एवं पुनरुत्पादन करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीव को भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह खर्च होती है जैविक प्रोसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही है भाई, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में विलीन होने में, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी दोनों सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, खाद्य श्रृंखला एक प्रकार का है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन है भाई? सरल खाद्य श्रृंखला, जटिल, दोनों है भाई। सरल और जटिल दोनों प्रकार के खाद्य श्रृंखला होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घास स्थलीय, ठीक, एक घास स्थलीय परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, क्या है भाई? विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 162। देखिए, घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भैया आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का सही उदाहरण है? खाद्य श्रृंखला का सही उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 163 है भाई। क्वेश्चन नंबर 163 का, कीड़े, कीड़े को मेढक खाएंगे, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को बाज खाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 164 है, जल्दी बताइए। घास, बकरा, आदमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, बकरा, आदमी करते भाई। आगे देखते हैं, देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? क्वेश्चन नंबर 165 है भाई। डायटम्स, क्रस्टेशियन, हेरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और फिर दूसरा देखें, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समाविष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। नहीं भाई, गलत है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। नहीं भाई, गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, घास, हिरण, शेर किस खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? बताइए भाई, घास, हिरण, शेर किस खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? सरल खाद्य श्रृंखला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जटिल खाद्य श्रृंखला यानी कॉम्प्लेक्स फूड चेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कॉम्प्लेक्स फूड चेन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 168, ऑप्शन नंबर डी सही है, खाद्य संजाल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन है खाद्य श्रृंखला के दो भेद हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के दो भेद हैं, सरल खाद्य श्रृंखला एवं जटिल खाद्य श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला यानी खाद्य जाल। अब कारण है कह रहे हैं भाई, कथन है प्राय सभी परितंत्र में जटिल खाद्य श्रृंखला ही होते हैं, ना कि सरल खाद्य श्रृंखला। नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, नहीं भाई, दूसरा भी सही है। प्रायः सभी परतंत्र में जटिल खाद्य श्रृंखला ही होते हैं, ना कि सरल खाद्य श्रृंखला। सरल जटिल दोनों, मतलब कि जटिल खाद्य श्रृंखला होते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों के दोनों, ए और आर दोनों सही है भाई। खाद्य श्रृंखला के दो भेद हैं, सरल खाद्य श्रृंखला, जटिल खाद्य श्रृंखला। ठीक है, प्रायः सभी परितंत्र में, मतलब सभी इकोसिस्टम में जटिल खाद्य श्रृंखला ही होते हैं, ना कि सरल खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोषक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई? ट्रॉफिक लेवल कैसे बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 170 है भाई। क्वेश्चन नंबर 170 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 170 का ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ट्रॉफिक लेवल जो है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक पोषण स्तर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं भाई? प्राथमिक पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 171, हरित पादप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, शाकाहारी यानी हर्बीवोर जंतु पोषण के किस स्तर में आते हैं? हर्बीवोर यानी शाकाहारी जंतु पोषण के किस स्तर में आते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 172। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पोषण के द्वितीय स्तर में आते हैं भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं, किसे शामिल किए जाते हैं भाई? तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं, किसे शामिल किए जाते हैं बताइए? 173। प्राथमिक मांसाहारी। ठीक है, प्राथमिक मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीयक उच्च मांसाहारी का पोषण स्तर होता है। द्वितीयक उच्च मांसाहारी का पोषण स्तर होता है, कैसा होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन है 174 का, कौन सा ऑप्शन सही? द्वितीयक उच्च मांसाहारी का पोषण स्तर होता है, कैसा होता है? चतुर्थ। ठीक है, पोषण स्तर जो होता है चतुर्थ स्तर का होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा परिवर्तन का प्रतिशत कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा परिवर्तन का प्रतिशत क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 175 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पारिस्थितिकीय क्षमता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पारिस्थितिकीय क्षमता यानी इकोलॉजिकल इफिशियंसी यानी पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता डैश क्या है भाई? दूसरे पोषण स्तर की क्षमता क्या परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इकोलॉजिकल इफिशियंसी यानी पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा परिवर्तन की क्षमता परिवर्तित हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है भाई? ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर बढ़ सकती है, घट सकती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 177, ऑप्शन नंबर बी सही है, घटती है। ठीक है भाई, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण घटता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, बताइए भाई, ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? 178, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा पहुंच पाती है? बताइए भाई। 179, 10%। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक अधिकतम ऊर्जा 10% तक ही पहुंचती है। जैसे एक जीव है, वह दूसरे जीव को खाता है, तो पहले जीव का 10% ही ऊर्जा दूसरे जीव में जाएगी। जैसे मान लीजिए हिरन है। ठीक है, हिरन ने पत्ती खाया, पेड़ पौधे खाए, तो पेड़ पौधे से 10% ऊर्जा हिरन में जाएगी। ओके, उसके बाद हिरन को शेर खाएगा, तो शेर के अंदर हिरन का 10% ऊर्जा शेर के अंदर जाएगी। ठीक है, शेर के अंदर जाएगी। तो 10% का नियम फॉलो करता है भाई, हर व्यक्ति के अंदर 10% ऊर्जा जाती है, यानी 10% हिरन के ऊर्जा का 10% ऊर्जा शेर के अंदर स्थानांतरित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए,
10% नियम यानी 10% लॉ किससे संबंधित है? बताइए भाई, किससे संबंधित है? 10% नियम किससे संबंधित है? 180। क्वेश्चन नंबर 180 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 10% का नियम यानी 10% लॉ देने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है भाई? 10% लॉ देने वाले वैज्ञानिक कौन है? लिंडरमैन है भाई, लिंडरमैन। ठीक, 10% का नियम लिंडरमैन ने दिया था। आगे देखते हैं। देखिए, खाद्य ऊर्जा का सिर्फ 10% जीव उपभोग करता है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा का सिर्फ 10% जीव उपभोग करता है। शेष 90% को जीव किस प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देता है? किस प्रक्रिया के द्वारा भाई? क्वेश्चन नंबर 182 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, श्वसन यानी रिस्पायरेशन प्रक्रिया किस प्रक्रिया की विपरीत प्रक्रिया भाई? फोटोसिंथेसिस की विपरीत प्रक्रिया भाई। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जहां CO2 का उपयोग किया जाता है वह रिस्पायरेशन प्रक्रिया में उत्सर्जन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जहां CO2 का उपयोग किया जाता है वही रिस्पायरेशन प्रक्रिया में उत्सर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक कथन सही है, उसको चुनना है भाई। क्वेश्चन नंबर 185, 185। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही भाई, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 185 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं भाई, बताइए। क्वेश्चन है 186, 186 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल में प्रयुक्त जियो सूचक है। किसका सूचक है भाई? जियोलॉजिकल का सूचक है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 88, चक्रव्यूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, चक्रव्यूह नहीं है। बाकी जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सब हैं भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कार्बन चक्र में शामिल प्रक्रिया है क्या है भाई? कार्बन चक्र में शामिल प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 189, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी भाई। पादपों का प्रकाश संश्लेषण, जंतुओं का श्वसन, कोयला, तेल आदि का अंतर्दहन, सभी के सभी से शामिल है भाई कार्बन चक्र में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक जमाव के कारण होता है, क्या होता है भाई? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक जमाव के कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 190 भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी के सभी होते हैं। क्या होते हैं? ताप में बढ़ोतरी होती है, वैश्विक तापमान होता है, जलवायु परिवर्तन होते हैं भी। ठीक है, सभी के सभी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है भाई? ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 191 है भाई। तो दोस्तों ये तो थे 191 क्वेश्चन और ये है 191 क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं हम, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का तो हक तो बनता ही भाई, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हम आपके लिए पूरा लूसेंट का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर सॉल्व कराएंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।